हेलो बच्चों, 12th प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉलोइंग मैट्रिक्स की आप क्या निकालो, रैंक निकालो। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, रैंक की डेफिनेशन क्या होती है और रैंक को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्ले स्टोर से 12th प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको CBZ और PCM दोनों में आपको कोर्स मिल जाएंगे। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनकी PDF भी मिल जाएगी और उसके साथ हर एक यूनिट, जैसे 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों के। ए पार्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ, बी पार्ट के क्वेश्चंस भी आपको हमारे 12th प्लस के ऐप में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से क्वेश्चंस देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, उन क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, उनकी PDF भी उस ऐप में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से 599 रुपये में आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप आराम से सभी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, और सिर्फ 599 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का आपको 5-5 यूनिट पूरी की पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक फाइंड आउट करो। क्या करना है, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, जो मैट्रिक्स कितनी है, 3x3 की है। अब इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सर इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करें, इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या इसकी मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इक्लियन फॉर्म थोड़ा सिंपल मेथड है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से हम इसकी क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब सर इक्लियन फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मतलब कुछ R1 में, जैसे आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, वैसे ही आपके पास कुछ कॉलम है। आप क्या करोगे, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करोगे इस रो पे, यहाँ पर कॉलम पर, और क्या करोगे, कुछ एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करोगे। और इसको आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे, इसको आप इस टाइप की मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1, सॉरी इधर क्या कर दो, इधर कुछ भी कर दो, 1 2 3 कर दो, या फिर और 1 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है आपको। लोअर ट्रायंगुलर मतलब जो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे जो एलिमेंट्स है, या फिर सारे जो एलिमेंट्स है उनको आपको क्या करना है, जीरो बनाने की कोशिश करनी है। मतलब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने की कोशिश करनी है, इसको भी जीरो बनाने की कोशिश करनी। और जैसे आप इसको जीरो बनाने की कोशिश करोगे या फिर इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स की क्या निकाल सकते हो, रैंक। तो देखो पहले क्या करेंगे, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, तो इस पर क्या करेंगे, अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट, या फिर लिख दो बाई इक्लियन फॉर्म, बाई इक्लियन फॉर्म। इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इक्लियन फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, ए इज, क्या लिखोगे, जो ये आपके पास में मैट्रिक्स है ए, इस ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास में, ए मैट्रिक्स है आपके पास में इस टाइप की, किस टाइप की, 1 2 3 2 3 4 4 5 और 6, इस टाइप की आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। कितने की है, ऑर्डर कितना है, 3x3। ठीक है, अब इसकी रैंक क्या क्या हो सकती है, इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 2 और 1 की। ठीक है, अब 3 2 1 की पॉसिबिलिटी। अब इसकी एग्जैक्ट रैंक कितनी है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको
इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो बात करते हैं आगे। तो इसको क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इस 4 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे, 0 बनाने की। अब इसको अगर 0 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 0 बनाने के लिए आप इसको जो फर्स्ट रो है, ये आपकी रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये आपकी रो थर्ड है। तो क्या करोगे आप, रो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसको R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसको क्या कर दो, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और R3 में से क्या कर दो, घटा दोगे। तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कैसा एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखो, तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखो यहाँ। क्या करोगे आप, हम करेंगे R3 में, क्या करोगे R3 में, क्या चेंज करोगे, R3 में से 4 इंटू R1 कर दोगे। मतलब R3 में से R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या रहेगा आपके पास में, ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ए इज सिमिलर, क्या है, सिमिलर इक्विवेलेंट। क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ से आपको बराबर का साइन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि सर आपने यहाँ बराबर लिखा है और यहाँ आप इक्विवेलेंट लिख रहे हो। इसको कहते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू, मतलब आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। क्या किया, इस मैट्रिक्स पर आपने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। तो आपकी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम एग्जैक्ट उसको इक्वल नहीं लिख सकते। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं। अब आपको इसका कहोगे सर इक्विवेलेंट मतलब, इक्विवेलेंट मतलब जो आपके ये मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स, तो ये आपकी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स को आप, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट है, क्या, इस मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट सपोज क्या है, 0 नहीं है, ऐसे मान लो, मान रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब अगर मैं इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, अगर इसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो मैं कितना भी एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों नहीं कर दूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या होगा इसकी, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पहले मान लो 5 था और आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तित हो जाएगा उसका। लेकिन कुछ नॉन जीरो है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था पहले और अभी 0 हो गया, इतना परिवर्तन नहीं आता है। किससे सर, जब आप किसी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा अमूलचूल परिवर्तन आता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए ये मैट्रिक्स जब आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है तो उसके क्या है, इक्विवेलेंट है। समझ में आई बात, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि ये आपकी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के। किसके इक्विवेलेंट है सर, इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब पर आपका कितना है, 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने क्या किया, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने किस पर अप्लाई किया, 3 पर, R3 पर। तो R1 एज इट इज रह जाएगी, R1 क्या है, 1 2 और 3 एज इट इज रह गई। फिर सेकंड भी एज इट इज 2 3 और 4 रह गई, ठीक है। अब लास्ट वाली क्या बन गई, 4 5 और 6। आपने क्या किया, R3 में से 4 R1 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है आपके पास में, 4 5 6 है। फिर आपने क्या किया, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो क्या बन गया, 4 8 और क्या बन गया, 12 है। बना कि नहीं बना, बन गया। अब आपने यहाँ से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना बच गया पीछे, ऊपर वाला। क्या किया आपने, 4 R1 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे -3 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा आपके पास में -6। तो क्या लिखोगे, 0 -3 -6 लिख सकते हो। वैसे आपने क्या किया, R3 में से सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब और एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि अभी तक आपको क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है,
इसको भी जीरो बनाना है और इसको भी जीरो बनाना है। किस किस को? इसको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है और इसको भी जीरो बनाना है। मतलब आपको मैट्रिक्स जो आपका डायगोनल एलिमेंट है क्या है, आपका जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे क्या बनाना है, आपको सारे जीरो बनाने हैं। समझ में आई बात? तो आपको डायगोनल एलिमेंट से नीचे क्या बनाने हैं, जो मेन डायगोनल है आपका उससे नीचे वालों को जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए -3 को क्या करना पड़ेगा, पहले आप -3 को जीरो नहीं करेंगे, पहले इसको जीरो कर दिया, फिर क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। समझ में आई बात? अब देखो मैं गोला काट रहा हूँ, फिर मैं गोला हटा नहीं पा रहा हूँ, तो आप बने ऐसे मत मानना कि गोला करना है, मैं आपको गोला नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 2 को जीरो बनाना है। 2 को जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे। तो करो और एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई। क्या करोगे आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करो। क्या, R2 में क्या करो, R2 में आप करो R2 माइनस 2R1 कर दो। मतलब R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, R2 क्या है, 2, 3 और 4 ये है। और फिर आपने क्या किया, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, 2, 4 और क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया 6। अब क्या करोगे आप, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ से ये तो क्या हो गया 0, ये हो जाएगा आपके पास -1, ये आपके पास कितना हो जाएगा -2। तो क्या लिख दोगे, यहाँ से लिखोगे आप A इज इक्वलेंट टू, क्या लिखोगे, A इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट हो जाएगी, इस मैट्रिक्स के। वन, 2, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, माइनस का 1, माइनस का 2, इधर क्या बन जाएगा 0, माइनस का 3 और माइनस का 6। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, अब आपको किसको करना है, 0 है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको 0 करने के लिए आप इन दोनों को, ये आपके R2 है, ये आपकी R3 है, तो आप क्या करो, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करो। क्या करोगे, R3 में ऑपरेशन अप्लाई करोगे। क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे, R3 में से क्या कर दोगे, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। R3 में से R2 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर घटा दोगे। तो घटाओगे तो क्या आएगा, घटाओगे तो आएगा A इज इक्वलेंट टू, इसके इक्वलेंट आ जाएगा, आपका इक्वलेंट आ जाएगा किसके, यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, -1, -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 0 और 0। देख लो कैसे सर, पहले आपने क्या किया, R2 को, सॉरी क्या किया आपने, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको R3 में से जो R2 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो R2 को। ठीक है, क्या करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -6। देखो R2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 और नीचे क्या है 0, -3, -6। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है। ऐड करोगे 0 का 0, 3 -3 0, 6 -6 0। तो आपके पास क्या बन गया, इस टाइप से बन गया। बना कि नहीं बना, हाँ सर बन गया। मतलब यहाँ पे क्या था 3 था। अब देखो, अब मैं देखो आपको बात बताना चाहता हूँ। क्या आपने क्या किया, मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब पहले इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ। ठीक है, और आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको, मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका मेन डायगोनल है, उस डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट आपको 0 करने की कोशिश करना है। तो आपने क्या किया, इसमें 0 करने की कोशिश की, तो आपने क्या किया, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आपने क्या किया, देखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आपको इस टाइप की आपके पास फॉर्मेट आ गया। आपने क्या किया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। अब इसको आपने बनाया नहीं था, इन तीनों को बनाने के क्रम में, इन तीनों के बनाने के क्रम में आपका ये अपने आप 0 बन गया। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इक्लियन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद में रैंक फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। ये जो आपके पास में ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, इक्लियन फॉर्म। क्यों, क्योंकि सर ये डायगोनल एलिमेंट, ये आपका क्या
देखो थोड़ी सी अपन बात करते, ठीक है, आराम से, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपका मेन डायगोनल है, क्या है 1 -1 और 0, ये आपका मेन डायगोनल है। इसके नीचे क्या है, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 0। इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स बन गई, इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई, आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में अब आपको रैंक का पता कैसे करना है, इसका रैंक का पता करने के लिए आप क्या करो, उसकी रो देखो कौन कौन सी, ये इसकी फर्स्ट रो है, क्या है, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी क्या है सेकंड रो है, ये इसकी क्या है थर्ड रो है। समझ में आ रही। अब फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो में क्या है, तीनों नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसको देखा, इसमें यहाँ जीरो है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो है। इसमें देखा ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और यहाँ देखा तो भी क्या है, जीरो है। क्या, यहाँ पर भी देखा तो भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है, पूरी रो जीरो है, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स आपने इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट की, इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी आपने चेक किया कि कितनी रो जीरो बन रही, पूरी कितनी रो है जो पूरी की पूरी जीरो बन रही। तो इसमें आपके पास फर्स्ट रो जीरो नहीं है, सेकंड रो भी एक जीरो आ रहा है, लेकिन दो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं। फिर आपने थर्ड रो देखी तो इसमें 0 0 0, इसका मतलब आपकी पूरी रो क्या है, जीरो है। तो जैसे जिसकी क्या बन जाए, कोई एक रो जीरो बन जाए तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। मतलब उसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है, या फिर इसकी रो कितनी है, 1 2 और 3 रो है। इसका मतलब उसकी 3 रैंक हो सकती थी, क्या हो सकती थी, इसकी 3 रैंक हो सकती थी, लेकिन एक रो है वो क्या बन गई, पूरी की पूरी जीरो बन गई। एक रो क्या बन गई, जीरो। इसका मतलब एक रो का उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। क्यों हुई, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में मैट्रिक्स की एक रैंक क्या, एक रो क्या बन गई, जीरो, और एक रो जीरो बनने के कारण उसकी जो रैंक है वो एक कम हो गई। एग्जैक्टली अगर ऐसे अपने पास ऑर्डर है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, इसका मतलब क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है उसकी रैंक। अब आपने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एक रो क्या बन गई आपकी, जीरो। मान लो अगर 2 रो जीरो बन जाती तो उसकी 2 कम हो जाती रैंक, तो उसकी रैंक 1 होती। इसकी रो कितनी जीरो बनी, 1, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या लिख दोगे, हेंस, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, हेंस रैंक ऑफ ए। अब ये क्या है, रैंक को डिनोट करने का तरीका है, इससे लिखते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया तो आपकी एक रो पूरी की पूरी क्या बन रही है, जीरो बन रही है। समझ में आई बात। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेट केले-हैमिल्टन थ्योरम, कि आपके क्लास में जो केले-हैमिल्टन थ्योरम है उसका कथन क्या कहता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपने केले-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा कि केले-हैमिल्टन थ्योरम एक क्या होता है, एक थ्योरम होता है जिसने केले-हैमिल्टन ने एक थ्योरम दिया था। कैसा थ्योरम दिया था, उसने कहा था कि आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करें इसके आंसर की, तो केले-हैमिल्टन नामक वैज्ञानिक मैथमेटिशियन ने क्या कहा था कि आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाइज its own characteristics equation, its own characteristics equation। ठीक है।
मतलब मैं कहूँ कि आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्या, कोई आपके सपोज आपके पास में क्या है, तो कोई ए है, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर, ए बी सी और डी, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं पता है आपको, जिसका रैंक और सॉरी उसका रो और कॉलम अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये आपके पास में 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालोगे, क्या, इस मैट्रिक्स की आप a माइनस लेमडा आई करोगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स ए खुद क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है किस टाइप से आती है, इस टाइप से आती है, लेमडा n माइनस 2 लेमडा n माइनस 1 प्लस इस टाइप से आपके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है ना, उसको क्या करेगा ये, अगर लेमडा की जगह आप ए पुट कर दोगे इस ए को, तो वो क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं अपन कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा हिंदी में, हिंदी में हो जाएगा आपका, देखो, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण को, अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, क्या होती है, आपका जो वर्ग मैट्रिक्स होती है वो उसके अभिलाक्षणिक समीकरण, अब आप अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है उनके बारे में आप ने पढ़ा होगा आराम से। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स में आपके सिलेबस में कवर करता है ये टॉपिक, तो वहाँ पे क्या है, आपने अभिलाक्षणिक समीकरण पढ़ा होगा और मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हो और उस अभिलाक्षणिक समीकरण में अगर लैम्डा की जगह ए को रख दोगे, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो क्या करेगी, ए उसको सेटिस्फाई करेगी। इसी को कहते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। और इस कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो आप ए इनवर्स निकालते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। एक क्या कर सकते हो आप, ए की पावर एन, एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पर जो आपका एन है वो किसे, उसके ऑर्डर से, मतलब इसका ऑर्डर है, जितना भी उसका ऑर्डर है उससे क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो जब आपके पास में उसके ऑर्डर से भी ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, तो इस टाइप की वैल्यूज़ निकालने के लिए, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने हमारे 12th प्लस के प्लेटफॉर्म पर करवा रखे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं, सारे करवा रखे। आप अगर देखना चाहते हो तो हमारा पेड कोर्स में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना करें कि सर आप तो इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा गामा, आपको पहले दे दिया है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, 3 रूट है। किसके रूट है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, कि आपके पास में क्या है, 3 रूट है। कौन कौन से, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। अब अल्फा बीटा गामा है आपके पास में जो इस इक्वेशन के रूट है, तो आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर की। समझ में आई बात। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये है आपका सिमेट्रिक रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्या, आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन पर बात करनी होगी।
उस रिलेशन से आपको क्या करने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा के कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने होंगे और वहाँ से रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो क्या होगा सॉल्यूशन, अपन क्या करेंगे, अपन बात करेंगे किस पर, सॉल्यूशन पर। अब सॉल्यूशन पर बात करने से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हम इस इक्वेशन के कोफिशिएंट, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में, देखो ये आपके पास में इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है सर, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू क्या है अपने पास 0, ऐसी इक्वेशन है। इसके कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p है, एक्स का कोफिशिएंट q है और r क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कोफिशिएंट है और अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, रूट है, ये आपको दे रखे। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं रूट्स। क्या क्या दे रखे हैं, रूट्स। रूट्स से आपके पास में अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो रिलेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, इनके कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है आपका सिग्मा ऑफ अल्फा। सिग्मा ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू आपके पास होता है, जैसे कोई इक्वेशन होती है इस टाइप की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ पे क्या है आपके पास क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। इस टाइप से आपके पास क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक मतलब जिसकी पावर क्या हो 3 हो, इसको अपन कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इस टाइप की आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती थी, तो उसके आप क्या लिखते थे, सिग्मा ऑफ अल्फा इजिकल टू क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू आप क्या लिखते थे, इजिकल टू आपके पास आता था माइनस बी अपॉन ए। फिर आप सेकंड क्या लिखते थे, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता था, ये आपका इक्वल होता था सी अपॉन ए के। और थर्ड आपके पास क्या होता था, थर्ड आपके पास होता था सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू क्या होता था आपका, ये आपका इक्वल होता था किसके, ये आपका माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता था। ठीक है, ऐसे अपन ने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इस टाइप से अपन ने जनरल इक्वेशन, अगर यहाँ पे ऑर्डर n हो जाए, ऑर्डर नहीं डिग्री, अगर इस इक्वेशन की डिग्री n हो जाए तो उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और अपने सिलेबस में है वहाँ अपन पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ अल्फा इजिकल टू आपके पास में माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस पी। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड अपन निकालेंगे सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा। सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू आपके पास क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्या हो जाएगा आपके पास में क्यू अपॉन ए, एक यहाँ पे कितना है, ए यहाँ पे 1 है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ए क्या यहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर अपन ने क्या लिखा, थर्ड अपन लिखेंगे क्या, थर्ड लिखेंगे सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू, ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट आप अल्फा बीटा गामा लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इजिकल टू आपके पास में क्या हो जाता है, आपके पास हो जाएगा माइनस आर, क्या हो जाएगा माइनस आर। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आर, और अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हो। इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की आपस में क्या करो, कंपेरिजन करो, क्या करो कंपेरिजन, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूले रख सकते हो। समझ में आई बात। तो अब यहाँ से थोड़ी आगे और बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, आगे और बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे हम आगे,
आगे अभी तक अपने पास अपन ने सिर्फ रिलेशन के बारे में लिखा है। अब रिलेशन से अपन आगे बढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे, अपने को वैल्यू निकालनी है सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आपके पास में वैल्यू निकालनी है आपको, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या निकालनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या निकालनी, अपने को वैल्यू निकालनी है सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो आप, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब इसको आप अगर एक्सपेंड करोगे, ये तो आपके पास में शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको अगर खोलोगे आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा ऐसे, क्या आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इजिकल टू आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। मतलब आपको कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, तो इसके लिए आप क्या करो, जो आपके पास में सेकंड इक्वेशन है, क्या है आपके पास में सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा है, इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास में ये टर्म्स आने के चांस है, क्या है पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको स्क्वायर करोगे तो इस टाइप का आपके पास में टर्म्स आ सकता है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस टाइप का टर्म्स लाना है, कहाँ से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशन से, कौन सी, फर्स्ट से सेकंड से और थर्ड से, इनसे क्या करना है आपको, इनसे आपको ये रिलेशन लाना है, इस टाइप का फॉर्म बनाना है। तो इस टाइप का फॉर्म अपन किससे बना सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर दें तो इस टाइप की बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अपन क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो किसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर रहे हैं, तो सेकंड का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस आएगा आपके पास में गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, क्या होगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस क्या आएगा आपके पास में 2 इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा, बीटा गामा इंटू अल्फा गामा गामा अल्फा, और थर्ड आपके पास में क्या आएगा प्लस 2, थर्ड टर्म्स क्या है आपके पास में गामा अल्फा और अल्फा बीटा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, इस टाइप से आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करो, आप पूरे को सॉल्व करोगे तो इधर ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा बन रहा है ना, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, एक तो मैंने क्या लिखा है, एक तो मैंने लिखा है ये, एक लिखा है मैंने ये, इनमें डिफरेंस होता है, अलग अलग नहीं है। इसमें समेशन स्क्वायर के अंदर है, इसमें समेशन स्क्वायर के बाहर है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया, और इधर क्या बन गया आपके पास में, ये टर्म्स बन गई। कैसी टर्म्स बनी है आपके पास में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की टर्म्स बन गई। फिर यहाँ तक तो ये बन गया आपका, यहाँ तक तो क्या बन गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे की मैं बात करूँ तो देखो क्या हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, आगे आपके पास में कौन कौन सी टर्म्स बच रही है सीधी, आपके पास देखो ये देखो, ये आपके पास में क्या बन रहा है, कुछ अलग बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या करना होगी, इसको कुछ और फॉर्म में बना सकते हो, प्लस क्या बनाओगे, देखो यहाँ से अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या बन रहा है 2, देखो इस टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, जो मैंने कोष्टक में लिखा है इसकी,
इसमें क्या कर दिया मैंने, इसको भी साथ में ले लिया, इसको है ना हटाओ एक बार, सिर्फ इसको लो अंदर, ठीक है। मतलब मैंने पिछली बार क्या ले लिया, इसको भी ले लिया, ये इसको अंदर नहीं लेना, इसको क्या रखना, बाहर रखना है। इसको मतलब जो ये आपके पास में 3 टर्म्स हैं, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये तो किस में इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर आ गई, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब प्लस सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इस कोष्टक वाले की, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या बन रहा है आपका 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस 2 क्या बन रहा है, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, और यहाँ क्या बन रहा है प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा बन रहा है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा बन रहा है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा बन रहा है। तो अगर यहाँ से मैं क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन लूँ, अगर 2 अल्फा बीटा गामा क्या कर दिया मैंने, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसा बना कि नहीं बना, हाँ सर बन गया, बना ना ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ ले आओ, क्या करो, इसको सॉल्व कर दिया ऊपर वाले को, इसको क्या करो, ठीक है, यहाँ ले आए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ों का ध्यान रखना, मैं कहाँ लिख रहा हूँ कहाँ नहीं लिख रहा हूँ। देखो इससे आगे वाला सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया था, उसको मैंने क्या किया, सॉल्व करके मैं यहाँ ले आया इसको, ठीक है। अब देखो क्या बन गया आपके पास में, 2 अल्फा बीटा गामा, ये इस टाइप का बन गया। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, अब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इधर क्या बन गया, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा आपके पास में क्या आ रहा है, देखो यहाँ से अगर देखोगे आपके पास में, तो अल्फा बीटा का सिग्मा कितना है, क्यू। तो यहाँ से क्या कर दो, इसकी वैल्यू रख दो, क्या रख दी मैंने, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्यू का स्क्वायर इजिकल टू, इधर ये रह गया, इसको एज इट इज रहने दो, अल्फा स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। फिर आपके पास में प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास में क्या है, क्या कर सकते हो आप आराम से देख सकते हो। देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास में -r, तो 2 इंटू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी, -r इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, -p, तो क्या लिख दो, -p। तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई इस टाइप की, किस टाइप की सर, इस टाइप की, क्यू स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू इधर क्या बन गया, PR। बना कि नहीं बना। अब इसको और सॉल्व करोगे आगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या बनेगा, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालनी, देखो इसकी इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी, इसकी। क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करो, इसको एक साइड रहने दो और इस वाले टर्म्स को क्या कर दो, उधर ट्रांसफर कर दो। तो उधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा देखो सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर माइनस 2PR, और ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई आपके पास में, और ये क्या है, इसका आंसर है, क्या है, ये इसका आंसर है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब मैं बात करूँ पूरा क्वेश्चन, ये पड़ा आपके सामने पूरा क्वेश्चन, ये आपके पास में पूरा क्वेश्चन हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, और आपके पास में क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है कि एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन, ये कहता है कि प्रत्येक बीजीय समीकरण, ठीक है,
हिंदी में भी बता दूं आपको और इंग्लिश में भी बात कर लेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, ऑड डिग्री समझते हो, ऑड डिग्री मतलब उसकी डिग्री है, एन इजिकल टू क्या है उसकी डिग्री, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 7 है, इस टाइप से क्या है उसकी जो डिग्री है वो ऑड है। अगर इवन बोल दे तो इवन मतलब एन इजिकल टू क्या है उसकी 2 है, 4 है, मतलब उसकी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी कितनी है, ऑड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट रियल रूट, कि ऑड डिग्री की जो आपके पास में अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उस अलजेब्रिक इक्वेशन के कितने रियल रूट होते हैं, ये आपको पूछना चाह रहा है। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता कितने रियल रूट होते हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है साथ में, ऑड डिग्री कह रहा है। तो अपन देखो एक एक करके सब पॉइंट को समझते हैं। पहले बात वो क्या कह रहा है कि एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन, इसका मतलब सर अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, ये आपको अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहा है और ऑड डिग्री की बात कर रहा है। तो एक एग्जांपल ले लो सर, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस टाइप से, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये आपके पास में इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, बीजीय समीकरण है। समझ में आ रही बात, बीजीय समीकरण है। अब बीजीय समीकरण का जो डिग्री है वो कितनी है, ऑड है। आपके पास डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, n इजिकल टू कितना है 3, जो कि क्या है, जो कि आपकी ऑड है। ऑड मतलब क्या है सर, विषम है, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सर आप कह रहे हो कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो ऑड डिग्री की है उसके पास एटलीस्ट मतलब कम से कम, कि आपके पास में एक समीकरण है और उस समीकरण की घात विषम है, तो उसके कम से कम कितने वास्तविक मूल होंगे, उसके कितने वास्तविक मूल होंगे। तो उसके बारे में आप कैसे कह सकते हो सर, तो उसके लिए अपन मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी किसी इक्वेशन के रूट होते हैं, वो रूट क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। किसी इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप मतलब सर या तो उसके क्या हो सकते हैं, रियल रूट हो सकते हैं। कैसे रूट हो सकते हैं, रियल रूट हो सकते हैं। अगर रियल नहीं है रूट तो कैसे रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स। कैसे रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। मतलब सर बात समझ में नहीं आई। एक तो होते हैं रियल रूट, रियल मतलब आपकी ये जैसे ए बी है किसी के रूट, किसी इक्वेशन के रूट क्या है आपके पास में ए बी है, या फिर सपोज कर लो फिर क्या है 2 और 3 मान लो, ये दोनों रूट है इसके। तो ये 2 और 3 दोनों क्या है आपके पास में, रियल नंबर है। क्या है, 2 और 3 दोनों आपके पास में क्या है, रियल नंबर। अब ये तो हो गए रियल रूट। अगर मैं बात करूँ किसी अगर इक्वेशन के आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपके पास में a प्लस आयोटा बी, एक आपके पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। क्या है आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट, a प्लस आयोटा बी। अगर a प्लस आयोटा बी किसी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट है तो 101% इसके साथ साथ आपके पास में a माइनस आयोटा बी उसी इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। अगर ये किसी समीकरण का मूल है तो ये भी किसी समीकरण उसी समीकरण का मूल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। कैसे रूट सर, जो आपके पास में सम्मिश्र मूल होते हैं वो सम्मिश्र मूल हमेशा किस में, पेयर में अपीयर होते हैं। किस में, हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस में होते हैं, पेयर में। पेयर मतलब इस टाइप से a प्लस माइनस आयोटा बी, प्लस मतलब a प्लस आयोटा बी भी उसी इक्वेशन का रूट होगा और a माइनस आयोटा बी भी उसका क्या होगा, रूट होगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में, पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं मतलब a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा 2 आएंगे, या फिर 4 आएंगे, या फिर 6 आएंगे, या फिर 8 आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी ऑड में नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि सर वो पेयर में जोड़ा लेके आएंगे, 2 का जोड़ा लेके आएंगे। तो 2 का जोड़ा लेके आएंगे तो फिर सर अगर किसी इक्वेशन, जो इक्वेशन क्या है, ऑड डिग्री है, क्या है इसकी इक्वेशन की ऑड डिग्री है, डिग्री ऑड है, इसका मतलब इसके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके सारे रूट क्या हो, अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, ये तीनों रूट क्या हो, रियल हो। रियल हो तो बात झंझट खत्म। सपोज सेकंड आपने बात कही सर इसके 2 रूट है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एक अल्फा बीटा है। अगर एक रूट उसका कॉम्प्लेक्स है तो 101% ये भी उसका रूट होगा। इसका मतलब उसके कितने रूट हो गए, 2 हो गए। अब थर्ड भी इसका कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो क्या करेगा, फोर्थ भी मांगेगा। क्यों मांगेगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा अगला।
अगर ये अकेला नहीं रहेगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब थर्ड रूट उसका क्या होना चाहिए, उसका जो अगला रूट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट अकेले नहीं आते, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो दो आएंगे, लेकिन अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी रूट कितने हो सकते हैं, तीन रूट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी लाने की, कितनी, एक। और ये कह रहा है कि कितना, अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो कितने आएंगे, दो तो ला नहीं सकते, तो कितना आएगा, एक। तो एक आएगा तो क्या आएगा, रियल आएगा। क्यों, क्योंकि रियल हमेशा पेयर में नहीं आते, क्या नहीं आते, युग्म में नहीं आते। युग्म मतलब दो के जोड़े में नहीं आते, जबकि आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो दो के जोड़े में आते हैं। समझ में आई बात। और दो के जोड़े में आएंगे तो अगले भी दो आएंगे, और दो हो नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसका मतलब इसके रूट कितने होंगे, 3। रूट कितने हो सकते हैं, 3। और अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कॉम्प्लेक्स तो 4 रूट कर देगा, 4 रूट इसके हो नहीं सकते, इसका मतलब 3 होंगे। और 3 होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी है, रियल आने की। इसका मतलब प्रत्येक और डिग्री का एक जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है उसके पास कम से कम एक क्या होता है, रियल रूट होता है उसका, कम से कम एक। क्यों, क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे क्या हो जाती, 5 हो जाती, सर यहाँ पे आपने 3 ले ली, अगर इसकी जो पावर है वो 5 हो जाती तो इसके पास कितने रूट होते हैं, 5। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और साई मान लो, क्या मान लो, साई। ये 4 इसके पास, 5 इसके पास क्या हुए, रूट हो गए। अब इसमें से सपोज आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स है तो ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है तो ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स हो गए, दो। अब ये कॉम्प्लेक्स होगा तो अगला मांगेगा, क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो अगला मांगेगा, लेकिन अगला अपन दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 5। डिग्री 5 है, मतलब उसके 5 रूट हो सकते हैं, 6 रूट हो नहीं सकते। और अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो अगला रूट आता, तो अगला आ नहीं सकता। इसका मतलब ये आपका जो लास्ट वाला है ये 101% क्या है, रियल है। इसका मतलब और डिग्री है, ये तो कॉम्प्लेक्स या रियल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ये हमेशा रियल होगा। इसका मतलब जो प्रत्येक और डिग्री की आपके पास में इक्वेशन है उस इक्वेशन में कम से कम क्या होता है, हमेशा कम से कम एक आपका क्या होता है, रियल रूट होता है। क्या होता है, कम से कम एक रियल रूट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि प्रत्येक जो इक्वेशन है, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री ऑड है उसके पास कम से कम एक क्या होता है, रियल रूट होता है। समझ में आई बात। तो क्या लिखोगे इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भरोगे 1 मतलब कि प्रत्येक और डिग्री की जो आपके पास में अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसके पास में कम से कम एक क्या होता है, रियल रूट होता है। तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 1। ठीक है। अगर हिंदी में बात करूं तो क्या है, विषम घात की समीकरण का, घात की समीकरण के पास कम से कम एक कैसा होता है, एक वास्तविक मूल होता ही होता है, वास्तविक मूल होता है। समझ में आई बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समूह के अवयव की कोटि क्या होती है। क्या करना है आपको, डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, पहली बात तो ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, ग्रुप में ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं कि समूह के अवयव की कोटि, मतलब आपके पास ग्रुप है, उस ग्रुप का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की कोटि क्या होती है, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, उसके बारे में बात करने वाले। तो मानो अपने पास क्या है, सपोज इसकी बात, किसकी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, परिभाषा, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना जी एक ग्रुप है, एक क्या है, क्या है आपके पास में, एक ग्रुप है तथा ए क्या है, एक ए है, वो उसका क्या है, एलिमेंट है। क्यों ए क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि अपने को क्या डिफाइन कर रहा है, समूह के अवयव। समूह का अवयव मतलब ये जी है, और जी क्या है, एक सेट है कि नहीं है, जी ये क्या है, सेट है। तो जी एक सेट है,
उस जी का आपने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। सपोज क्या ले लिया, ए बिलोंग्स टू जी ले लिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माना जी एक ग्रुप है तथा ए उसका क्या एक अवयव है, तथा ए बिलोंग्स टू जी एक उसका क्या है, उसका अवयव है। तो देखो आगे मैं है ना लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूँ, सीधी आपको मैथमेटिकली फॉर्म लिखूंगा कि ए है उसका जी का एलिमेंट है, तो क्या देयर एग्जिस्ट, क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट, देखो देयर एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख दो, पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो लिस्ट, देयर एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपके पास में एक छोटा से छोटा पूर्णांक इस प्रकार से अस्तित्व में होगा, क्या होगा कि उसका a की पावर n करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, e आएगा। मतलब a की पावर n करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, e। वो जो ये n है आपके पास में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसी को क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आई बात। मतलब आपके पास में जैसे कोई ग्रुप है जी, ठीक है, क्या है जी स्टार, आपके पास में कोई ग्रुप है। अब उसके पास में कोई एक एलिमेंट है ए, अब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब इस एलिमेंट का आप क्या करोगे, पावर करोगे ए की पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ऐसे करोगे ए स्टार डैश 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 स्टार ए, और ये कितने टाइम्स करोगे, n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, हमने तो पढ़ा है आज तक कि a की पावर n का मतलब तो ये होता है, a की पावर n का मतलब सर a डॉट a, इसका क्या n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। आज तक तो सर हमने ये देखा था, आज आप ऐसे कैसे लिख रहे हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये आपका क्या था, अलजेब्रा था, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, समझ में आई। इसमें देखो, इसमें क्या है, जब भी आपने n लिखा है ऊपर, इसका मतलब आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। लेकिन इसमें आपको क्या है, जब भी पावर लगाते हो और n लगाते हो, इसका मतलब आपको ऑपरेशन यूज करना है। इन एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशन यूज करना है, वही ऑपरेशन यूज करना है जो किसके पास में है, जी के पास में। किसके पास में, जी के पास में। अब आपने क्या किया, इस जी के एलिमेंट्स पर ऑपरेशन अप्लाई किया। पहले 2 एलिमेंट्स को मिलाए, फिर 3 एलिमेंट्स को मिलाए, फिर 4 मिलाए, फिर 5 मिलाए, 10 मिलाए, 50 मिलाए, 100 मिलाए, 60 मिलाए। अब इस टाइप से आप मिलाते जाओगे तो आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आपको। कैसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, सच दैट a की पावर n, क्या एक ऐसा n मिलेगा अपने पास कि उसकी क्या हो जाएगा, a n इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, e हो जाएगा। और e होने पर जो आपका ये n है, जो n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। कैसे, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय समूह को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, डिफाइन द साइक्लिक ग्रुप। क्या करना है आपको, साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन करना है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय ग्रुप की आपको क्या कहनी है, डेफिनेशन देनी है। तो बात करते हैं अपन इसके आंसर पर। क्या बात करते हैं इसके आंसर पर, इसका आंसर क्या होगा, ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी, is said to be a cyclic group, a cyclic group if, अब देखो आपके पास कोई एक ग्रुप है जी, और उस जी ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। क्या है, यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जी में कि सच दैट कैसे,
सच दैट जी इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, जी इज इक्वल टू ए की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। क्या कर दे, अब देखो आपका जी ग्रुप है, उसको आप साइक्लिक ग्रुप कहोगे कब, जब जी के अंदर एक आपको ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, एक ऐसा अवयव मिल रहा है जो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। देन इट इज कॉल्ड, देन इट ग्रुप कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। मतलब क्या हुआ, और इसको क्या कहते हैं, एंड ए इज कॉल्ड जनरेटर, एंड ए इज कॉल्ड जनरेटर, ए इज कॉल्ड जनरेटर, जहां पर आपका ए क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। अब देखो अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ये हो जाए, ये कह रहा है कि एक ग्रुप जी इज सेड टू बी, आपका एक ग्रुप है, एक आपका समूह है, उसको अपन सक्रिय ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, जब उसके अंदर एक इस प्रकार का अवयव विद्यमान है। कब कहेंगे, एक ग्रुप जी को, एक ग्रुप जी को चक्रीय ग्रुप कहा जाता है, चक्रीय ग्रुप कहा जाता है, कहा जाता है यदि एक अवयव ए इस प्रकार विद्यमान हो, एक अवयव ए क्या हो, इस प्रकार विद्यमान हो, कि जिससे पूरा ग्रुप जनित किया जा सके, पूरा ग्रुप क्या किया जा सके, जनित किया जा सके, किया जा सके। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। कब कहते हैं, जब जी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, इस टाइप से हो, ए एन सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब आप क्या है, आपका ए एन है, आप क्या करते हो, ए के कुछ न कुछ पावर लगाते हो, ए के क्या करते हो, ए को आपस में ऑपरेट करते हो। तो ए को ऑपरेट करने पर ए क्या कर रहा है, सारे जी के सारे अवयव को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, सारे अवयव को बना रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। इसको साइक्लिक ग्रुप कहने का कारण क्या है, क्योंकि एक अवयव है, उसको आप क्या करते हो, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो, उसके साथ में, मतलब उस अवयव के साथ में ऑपरेशन अप्लाई करते हो, और वो अवयव क्या करता है, एक नया अवयव जनित करता है। इस प्रकार से वो एक नया अवयव जनित करते हुए पूरा ग्रुप बना देता है, और उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, चक्रीय ग्रुप कहते हैं या फिर साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है साइक्लिक ग्रुप की। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास में है कि समूह में ए बिलोंग्स टू जी का प्रसामान्य क्या है और समूह का केंद्र क्या है। मतलब आपके पास में किसी जी ग्रुप है, कोई जी आपके पास क्या है, ग्रुप है, उस जी के अंदर एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है, और उस जी का सेंटर क्या होता है, जी मतलब ग्रुप का सेंटर क्या होता है, और समूह में ए का क्या प्रसामान्य क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अपन किसके बारे में, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ, समूह का केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ जी के बारे में। ठीक है, अपन थोड़ी सेंटर ऑफ जी के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ जी क्या होता है या फिर सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं अपन कि ग्रुप का केंद्र क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप का केंद्र क्या होता है, ग्रुप का केंद्र, आपके पास क्या है, एक ग्रुप है जी, क्या है, ग्रुप जी है, और ग्रुप जी है उसका क्या है, एक एलिमेंट है जो क्या है, ग्रुप जी से बिलोंग करता है। तो आपके पास एक सेट, कैसा सेट, जेड जी, इसको डिनोट करते हैं जेड जी से, सेंटर ऑफ ग्रुप को किसे डिनोट करते हैं, जेड जी। कैसा सेट बनेगा, इस टाइप का सेट बनेगा, उन सभी एक्स का सेट, किस सब का, उन सभी एक्स का सेट, जो एक्स आपका किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है, क्या है, इन सभी एक्स का सेट जो क्या है, एक्स से बिलोंग करते हैं, किस टाइप से हो, सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। क्या आपका एक एक्स है, वो एक्स क्या करे, जी के सारे अवयव के साथ क्या करे, कम्यूट करे, तो अपन क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ जी कहते हैं। एक ऐसे एलिमेंट्स का
कलेक्शन या फिर ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो क्या करे, ग्रुप के सभी अवयव के साथ क्या करे, कम्यूट करे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका सेंटर ऑफ जी। ठीक है, जहां पर आपका x किससे बिलोंग करता है, x आपका g से बिलोंग करता है। ठीक है, x भी कहाँ से, g से आता है, और x में से x में g के वो एलिमेंट आएंगे, सॉरी zg में g के वो एलिमेंट आएंगे जो क्या करते हैं, g के सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास में zg। अब बात करूं मैं नॉर्मलाइजर, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब देखो दो चीजें ध्यान रखना, एक क्या है आपके पास में, समूह का केंद्र है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप है, और सेंटर ऑफ ग्रुप बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट करे। पूरे ग्रुप के साथ कम्यूट करना मतलब ग्रुप के प्रत्येक अवयव के साथ में कम्यूट करे, उन सारे एलिमेंट्स का समूह होता है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है, उसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। जबकि आपके सामने क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट की, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पूरे ग्रुप की, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है द फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी लिखा है। क्यों, क्योंकि ये x है, ये x आपके प्रत्येक g के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। विथ एवरी एलिमेंट a शुड बी कम्यूट। ठीक है, देन वी से दैट इट इज सेंटर ऑफ ग्रुप। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजर की, तो नॉर्मलाइजर का क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा नॉर्मलाइजर पर बात करते हैं। अब सीधी बात देखिए, देखो नॉर्मलाइजर में मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालते हैं, और सेंटर किसका निकालते हैं, ग्रुप का। इसका मतलब आपका x है वो किसके साथ, g पूरे के साथ कम्यूट करना चाहिए। जबकि देखो नॉर्मलाइजर क्या होता है, देखो मैं बात करूं नॉर्मलाइजर की, नॉर्मलाइजर क्या हो जाएगा, देखो बात करते हैं अपन नॉर्मलाइजर की। नॉर्मलाइजर, तो नॉर्मलाइजर में क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या लिखते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, ये भी एक सेट होता है। ये दोनों क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, सेट होते हैं। किसके सेट होते हैं, एक्स के वो सारे एलिमेंट, सॉरी जी के वो सारे एलिमेंट जो जी के साथ क्या करते हैं, जी के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करते हैं। और नॉर्मलाइजर ऑफ ए में क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन या फिर वो सारे एलिमेंट्स का सेट एक्स सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर एक्स आपका किससे बिलोंग करता है, एक्स आपका जी से बिलोंग करता है। देखो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो क्या करते हैं, ए के साथ कम्यूट करते हैं, या उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो क्या करते हैं, जी के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। यहाँ सिर्फ ए के साथ कम्यूट करते हैं, उन एलिमेंट्स को लेते हैं, वहाँ पर सारे जी पूरे के साथ में जो कम्यूट करता है उनको लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आपका सेट होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप लिख देना कि वेयर ए बिलोंग्स टू जी, और ए आपका किससे बिलोंग करता है, ए आपका जी से बिलोंग करता है, एक्स भी आपका किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है। और ये दोनों क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, सेट के साथ साथ में दोनों सब ग्रुप बनाते हैं। एन ए भी जी का सब ग्रुप होता है, और जेड जी भी क्या होता है, आपका ग्रुप का सब ग्रुप होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में वलय व चित्र को परिभाषित करो। क्या है आपके पास में, कि आपके पास में किसको परिभाषित करो, वलय और चित्र को परिभाषित करो। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं रिंग पर, कि रिंग क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी, रिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, रिंग की डेफिनेशन की। रिंग मतलब वलय, किसके बारे में बात करेंगे, वलय के बारे में। तो देखो वलय क्या होती है, आपके पास क्या है, सपोज इफ आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट क्या है आपके पास में, एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है आपके पास में, एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट। ठीक है, और वो क्या क्या करे, वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट आर क्या है एक आपके पास में, आर आपके पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है, और प्लस और डॉट आपके पास में क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, और आर प्लस डॉट क्या है, एक अल्जेब्रिक ऑपरेशन है। ठीक है, सॉरी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आप कहोगे सर अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब एक सेट विद बाइनरी ऑपरेशंस, विद वन एंड मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। कब, जब कोई आपके पास में सपोज एक नॉन एम्प्टी सेट है आर, ठीक है, और वो क्या हो, किसी एक या फिर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ प्रेजेंट हो, तो उसको अपन कहते हैं अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर आपने एक हमें पढ़ाया था ग्रुपोइड,
क्या बताया था, ग्रुपोइड। तो सर ग्रुपोइड में और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ये अलजेब्रिक, एक आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं ग्रुपोइड। इसके साथ में अगर कोई आपकी नॉन एम्प्टी सेट है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं ग्रुपोइड। और अगर मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको अपन सिंपली बोल देते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आर प्लस डॉट एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें आर आपका क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस आपके पास में ऑपरेशन है, डॉट आपके साथ पास में क्या है, ऑपरेशन है। और ये क्या करे, कुछ कंडीशंस फॉलो करे। क्या, फर्स्ट आर प्लस में क्या हो, आर प्लस में एक क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। जो आपका आर है वो प्लस में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। फिर सेकंड देखो क्या होना चाहिए, आर प्लस में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर आर डॉट में क्या होना चाहिए, आर प्लस में तो अपन ने बात कर ली कि आर प्लस के साथ में क्या होना चाहिए सर, प्लस में आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग आपके पास आती है कि आर डॉट ऑपरेशन के साथ में, जो डॉट ऑपरेशन है उसके साथ में क्या होना चाहिए, तो डॉट ऑपरेशन के साथ में आपकी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो आपकी क्लोजर वाली, किसकी, कौन सी, एक क्लोजर वाली, और सेकंड आपकी एसोसिएटिव। कौन सी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होना चाहिए। क्लोजर मतलब कोई दो एलिमेंट है ए स्टार बी, वो क्या होना चाहिए आपका, आर से बिलोंग करना चाहिए। जहाँ पर आपका ए भी आर से बिलोंग करता है, बी भी किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। और यहाँ पे क्या है आपके पास में ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन आपकी कौन सा ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन है। इसके में क्या लिख दूँ, बीच में डॉट। देखो ये तो होता है क्लोजर, मतलब डॉट में क्लोजर होनी चाहिए। और एसोसिएट मतलब ए डॉट बी डॉट सी इजिकल टू क्या होना चाहिए, ए बी डॉट सी होना चाहिए। इस टाइप से क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। फिर थर्ड आपके पास में क्या होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विभाजन नियम क्या होना चाहिए, इस पर लागू होना चाहिए। थर्ड आपके पास में कैसा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है आपके पास में, सपोज ए बी सी आपके पास में तीन एलिमेंट है, किसके, आर के। ए बी सी किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। तो वो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को सेटिस्फाई। मतलब आपके पास में ए डॉट बी प्लस सी है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये क्या है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटिव। या फिर ऐसे होना चाहिए बी प्लस सी डॉट ए हो जाए, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई आपकी आर नॉन एम्प्टी सेट विद दो बाइनरी ऑपरेशन, विद टू बाइनरी ऑपरेशन, अगर इस टाइप की कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपके पास नेक्स्ट क्या है, फील्ड। फील्ड की बात कर लेते हैं कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड की मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है फील्ड। अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो फील्ड क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, फील्ड। फील्ड मतलब क्षेत्र, इसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र क्या होता है आपके पास में, क्षेत्र होता है आपके पास में एक एफ, सपोज एफ है आपके पास में, वो नॉन एम्प्टी सेट है विद प्लस डॉट, विद प्लस डॉट। ठीक है, तो ये क्या करना चाहिए, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आपकी क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका एफ प्लस के साथ में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर सेकंड आपके पास में क्या, एफ डॉट ऑपरेशन के साथ में, किसके साथ में, डॉट ऑपरेशन के साथ में भी क्या बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखो मैं आपके पास में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए बात। एफ प्लस में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एफ डॉट में भी क्या होना चाहिए, एफ डॉट मतलब यहाँ स्टार लगा दो,
स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब एफ में से आपको क्या हटा देना है, जीरो एलिमेंट। क्यों, क्योंकि जीरो का आप उल्टा करोगे, क्या करोगे, अगर जीरो का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एफ स्टार डॉट के साथ में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। समझ में आई बात। तो आपके पास में क्या, एफ स्टार डॉट के साथ में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप, ठीक है। और थर्ड आपके पास में क्या होना चाहिए, वही डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन, कौन सी, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर और क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की थर्ड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन एफ को क्या कहते हैं, एफ प्लस डॉट में आपका क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। समझ में आई बात। यहाँ पर भी आपका क्या है, आर दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, यहाँ एफ आपका क्या है, दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, लेकिन आर आपका क्या है, प्लस में अबिलियन ग्रुप है, डॉट में क्या है, अबिलियन नहीं है। डॉट में सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी, एक क्लोजर की, एक एसोसिएटिव की। और वहीं आपका फील्ड क्या कर रहा है, एफ प्लस में अबिलियन ग्रुप है, एफ स्टार, स्टार मतलब, स्टार का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एफ माइनस इस प्लस में जो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। एफ के अंदर प्लस के साथ में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको बाहर निकाल दो। उसके अलावा एफ स्टार में आपका डॉट क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। लास्ट में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका फील्ड और रिंग, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वेक्टर स्पेस के, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वेक्टर स्पेस पर, बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है। तो आपका क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज सेड टू बी, देखो क्या लिखेंगे, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट वी with plus and dot binary operation is said to be vector space over field, vector space over field। आपके पास में क्या है, एक तो V है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और साथ में प्लस और डॉट आपके पास में क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये अलग टाइप से डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास में, कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में अपन श्योर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन हो सकती है, नॉर्मल प्लस डॉट भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में आपको डिफाइन होगा उसी ऑपरेशन को यूज करना है। तो क्या लिख दिया मैंने, ए नॉन एम्प्टी सेट V विद प्लस डॉट बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ, फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है एफ प्लस डॉट, और अभी मैंने बताया था मतलब फील्ड की क्या कंडीशन होती है, एफ प्लस में अबिलियन ग्रुप, एफ स्टार डॉट में अबिलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपका वी है उसको अपन एफ के ऊपर क्या कहेंगे, सदिश समष्टि कहेंगे। इस पर एक एफ वी आपके पास में एक नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय है, और उसके साथ में क्या है, दो दिवसर संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब होता है दिवसर संक्रिया, ठीक है। तो प्लस डॉट आपके पास में दिवसर संक्रिया है, तो अपन V को क्या कहते हैं, सदिश समष्टि कहते हैं। किस पर, F पर। V को F पर सदिश समष्टि कहा जाता है, कब, जब फील्ड F प्लस डॉट और फील्ड F प्लस डॉट इफ क्या हो, फर्स्ट आपका V क्या होना चाहिए, प्लस के साथ में आपका अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कब होगा, जब आपका V है वो प्लस के साथ में, इस ऑपरेशन के साथ में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देखो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, बस नॉर्मली लैंग्वेज तो लिखी मैंने। क्या लिखा है, नॉन एम्प्टी सेट, आपको समझ में आता है कि V एक आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस डॉट दो ऑपरेशन है, और वो क्या कर रहा है, V वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, सेट टू बी वेक्टर स्पेस और फील्ड F प्लस डॉट इफ V आपका जो प्लस ऑपरेशन है, इस टाइप का ऑपरेशन है, इसके साथ में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है, V आपका इस डॉट ऑपरेशन के साथ में क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। V प्लस डॉट क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, अपन बात करते हैं, देखो थोड़ी, एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए,
कैसे सर? देखो क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है, जैसे आपके पास एक ए एलिमेंट है, क्या है, ए एलिमेंट है जो किसका है, एफ का है। क्या कह रहा हूँ मैं, एक ए एलिमेंट है वो एफ का है, मतलब आपका ए है वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना। एफ और वी में आपका कोई लिंक नहीं है, मैंने कोई लिंक बताया नहीं है। अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको भ्रम नहीं पैदा करना, इल्यूजन पैदा नहीं करना। जब तक कोई बात मैथमेटिक्स में नहीं कहा जाए तब तक उसको माननी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया, वी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एफ भी आपके साथ पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपने कहा कि वी प्लस डॉट वी डॉट के साथ में एक्सटर्नल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, इसको बोलते हैं बाहरी संक्रिया, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने, ए आपका एफ से बिलोंग करता है और अल्फा है, सपोज ये क्या है आपके पास में, अल्फा एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, आपका वी से बिलोंग कर रहा है। तो जब आप इसको ए को अल्फा के साथ ऑपरेट करो, किसके साथ में, डॉट ऑपरेशन के साथ में, तो आपने क्या कर दिया, आपके साथ में आपने क्या किया, ए को अल्फा के साथ में ऑपरेट किया, तो ये वापस क्या जाना चाहिए, वापस वी में जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, वापस वी में जाना चाहिए। आपने क्या किया, ए कहाँ से उठाया, एफ से, अल्फा कहाँ से उठाया, वी से, फिर ए और अल्फा को क्या किया, उस डॉट ऑपरेशन से ऑपरेट करवाया। समझ में आया ऑपरेट करवाना क्या होता है, ऑपरेट करवाया तो आपके पास क्या आ गया, ए डॉट अल्फा। और ये जो ए डॉट अल्फा आया है ये आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से बिलोंग करना चाहिए। किससे, वी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। कितनी, दो कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन है आपके पास में कुछ मिससेलेनियस लो, देखो मिससेलेनियस मतलब उसके अलावा भी कुछ कंडीशनें सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी करनी चाहिए, देखो फर्स्ट आपका है, क्या है, फर्स्ट आपका होगा, सपोज आपके पास में क्या लिखो, मिससेलेनियस लो लिखने से पहले आप लिखो कि आपके पास में अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है, और ए और बी आपका किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है। समझ में आ रही बात, अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है, ए बी किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है। तो क्या होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। फर्स्ट आपका है, इसी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट है आपका क्या है, अल्फा डॉट ए प्लस बी। क्या लिखा मैंने, अल्फा डॉट ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए ए डॉट अल्फा प्लस क्या होना चाहिए, अल्फा डॉट बी, इसके इक्वल होना चाहिए। अब आप कहोगे सर पहले आप यहाँ पे प्लस लगा रहे थे, यहाँ पर ये वाला प्लस है, फिर इसको ऐसे क्या बना दिया, ऐसे क्यों बना दिया। देखो यहाँ पर मैं जब तक बात कर रहा हूँ कहाँ पर, यहाँ पे मैंने क्या कहा है, ए और बी को क्या किया, आपस में ऐड किया है। क्या किया, ए और बी को ऐड किया है। तो ये सिंपली ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके फील्ड से आ रहे हैं, यहाँ तक आपके फील्ड के आ रहे हैं। तो फील्ड के ए और बी के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ। लेकिन ये आपका एलिमेंट किसका हो गया, ये आपका वी का एलिमेंट हो गया, ये भी आपका किसका एलिमेंट हो गया, वी का। अब वी के बीच में ऑपरेशन कैसा है, ये वाला, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझना, ध्यान से ध्यान रखना चीज़ों का, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड की बात करें तो सेकंड कंडीशन होती है आपके पास में, कि आपके पास सपोज ए है, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए ए डॉट अल्फा प्लस किसके है, ए डॉट बीटा के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए डॉट अल्फा और ए डॉट बीटा, ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये पक्ष, ये और ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थर्ड पे, किस पे बात करते हैं, थर्ड। हम बात करते हैं थर्ड पर। तो देखो थर्ड क्या है आपके पास में, थर्ड रूल है आपके पास में कि सपोज आपके पास में ए बी है, क्या है, ए बी। अब आप वापस वही बात कि सर ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में ये डॉट ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि ये ए बी आपके किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये ए बी किसके एलिमेंट है, एफ के। अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, वी के।
जब आप अल्फा बीटा की बात करोगे तब ये ऑपरेशन यूज करोगे, जब आप एफ की बात करोगे तो ये ऑपरेशन यूज करोगे, प्लस और डॉट। समझ आई? तो ए बी क्या है, डॉट अल्फा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी डॉट अल्फा, ऐसे ए डॉट बी डॉट अल्फा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 कहाँ से आ रहा है, 1 एफ से, एफ स्टार की क्या है, आइडेंटिटी है, किसकी, एफ स्टार की आइडेंटिटी है 1, और 1 डॉट अल्फा है, वो क्या होना चाहिए आपका, किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा के इक्वल। ठीक है, इस टाइप से ये क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों रूल अगर कोई वी और एफ सेटिस्फाई करे, वी किस पर, एफ पर, वी है वो एफ पर, या फिर वी ओवर द एफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। क्या करता है, तो वी एफ के ऊपर क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की। ठीक है, आप इनको वापस एक बार पढ़ना, एक बार इनको समझना। ठीक है, और इनकी डेफिनेशंस याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे 12th प्लस के ऐप पर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहाँ पर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता रखी है। वहाँ आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में वीडियो लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसका आपको नोट्स, और नोट्स के साथ साथ में क्विज़ और टर्म और मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी पार्ट और ए पार्ट दोनों के आपको हमारे 12th प्लस के ऐप पर मिलेंगे। तो जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़िए। थैंक यू।